थी घूमने की? कहाँ से शुरुआत की थी घूमने की? मैं चलिए, आपको ही बोलना है शुरुआत में सब कुछ। हाँ, बताओ ना बेटा। बोलो बेटा, क्या कहना है? गर्ल्स, सुनाई दे रहे हैं ना आपको आवाज? यस मैं चलिए बताइए, कहाँ निकले थे हम घूमने के लिए? कच्छ। कच्छ, है ना? अब ये मत कहिएगा कि मिस आपने घर पे रहने को कहा और आप हमें कच्छ घुमाने ले जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, मुझे पता है कि मैं वहां आपको सेफ रखूंगी, इसलिए घुमा रही हूँ, है ना? चलिए, तो आ, हमने स्टार्ट किया था कि हमारे पहले भारत देश के नक्शे से कि वहाँ गुजरात कहाँ है, और आप लोगों ने गुजरात वहाँ ढूंढा था, राइट? फिर उसके बाद हमने गुजरात का नक्शा देखा था, और गुजरात के नक्शे में आप लोगों ने कई सारे जिले जो हैं वो देखे थे, है ना? हमने छोटी सी गेम भी की थी जिलों की। तो आपने कई सारे जिले जो हैं वो घूमे भी थे। हमने ये भी देखा था कि कौन सा जिला कितना बड़ा है, राइट? ये सब हमने देखा था। आपने देखा था, एक बात नोटिस की थी ये साथ में, कि सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है, सबसे बड़ा जिला कौन सा है ना? ये देखिए, डांग, ये नवसारी, ये छोटे छोटे जिले हैं, है ना? तो हमने ये सारे जिले देखे थे, और इसमें हमने देखा था गुजरात का सबसे बड़ा जिला वो कौन सा था? कच्छ कच्छ। कच्छ। गुजरात का सबसे बड़ा जिला जो है वो कच्छ है ना? क्षेत्रफल विस्तार की दृष्टि से भी। तो उसके बारे में हमने ये नक्शे में देखा था। फिर हमने और डीप में जाकर कच्छ का देखा। देखिए, पहले हमने भारत में गुजरात ढूंढा, फिर गुजरात में हमने सबसे बड़ा जिला ढूंढा, और उस सबसे बड़े जिले का भी नक्शा हमने देखा। तो मैंने बहुत डीप में आपको कच्छ का बताया, है ना? तो कच्छ के ये सारे गांव, शहर हमने देखे थे। और उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कच्छ रण विस्तार है ना? तो देखिए कितना बड़ा रण है ये सारा जो है ना, वो रण प्रदेश है। ये सब कच्छ का रण विस्तार है। तो ये हमने देखा था, राइट? और फिर हमने कच्छ का रण भी देखा था कि रण प्रदेश है, लेकिन रण प्रदेश जैसे इसमें कोई लक्षण भी नहीं दिखाई देते। ये एक सफेद रण है ना? ज्यादातर रण की जो रेती होती है रण प्रदेश की, वो थोड़ी येलो पर होती है, पर ये एक ऐसा रण है जहाँ सफेद है। सफेद चादर बिछी हुई है रेत की, और वो भी थोड़ी बहुत, ज्यादा रेत नहीं है यहाँ, ऐसा रण है ये। फिर इस खूबसूरत जगह जो है, ये खूबसूरत जिला जो है, उसका परिचय और उसे घूमने के लिए हमें सहूलियत देने वाले लेखक, जिन्होंने हमें घर बैठे कच्छ घुमाने की व्यवस्था कर दी, हरीश ढोलकिया जी, उसके बारे में हमने परिचय प्राप्त किया था कि उनका जन्म ही कच्छ में हुआ था, और वे एक अध्यापक थे। उन्होंने अब्दुल कलाम जी की विंग्स ऑफ फायर नाम की पुस्तक जो है, उसका गुजराती में अनुवाद किया था, और उसे नाम दिया था अगन पंख, राइट? फिर हम कच्छ की सैर पर निकले थे। पहले हमने देखा था कि हमारे भारत देश में अनेक दर्शनीय स्थल है, और उनका अपना महत्व भी है और अपना सौंदर्य भी है। पूरे भारत देश में कई सारी जगह देखने लायक है, और उनका अपना एक महत्व और सौंदर्य है। और उसमें हमने गुजरात, जो गुजरात हमारा राज्य है जहाँ हम अभी रह रहे हैं, उस गुजरात राज्य की तो बात ही और है, एक अनूठा राज्य है। और उस गुजरात में भी विशिष्ट रूप से हम कच्छ की बात करें, तो कच्छ जो है वो विशिष्ट जिला है। क्योंकि एक तो बहुत बड़ा है, ऊपर से वहाँ भी उसका भी कुछ खास महत्व है, उसका भी अपना सौंदर्य है रण प्रदेश, सूखा प्रदेश, और फिर भी उसका अपना सौंदर्य है, जिसे देखने के लिए लोग आकर्षित होते हैं और बार बार कच्छ जाना भी चाहते हैं। गुजरात में अगर घूमने जाना चाहें तो कच्छ भी घूमने जाने का सोचते हैं, राइट?
और हाँ, हम साथ में पॉइंट्स भी लिख रहे थे। बेटा पॉइंट्स लिखना इसलिए ज़रूरी है, मैंने पिछली बार बताया था, आज फिर से बता रही हूँ। आपको पॉइंट्स लिखना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको इसमें से बहुत सारे ब्लैंक्स, बहुत सारे यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति, बहुत सारे एमसीक्यूज, छोटे बड़े क्वेश्चन आंसर, यह सब हम इसमें से बहुत पूछ सकते हैं। और इस बार मैं इस पार्ट के जब इस इकाई के मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी, तब मैं आपको इसके क्वेश्चन की बहुत लंबी लिस्ट देने वाली हूँ। सिर्फ क्वेश्चन की, देखिए मैंने आंसर नहीं बोला, मैं आपको इसके क्वेश्चन की लिस्ट दूंगी। यानी मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन दूंगी, आंसर आपको अपने आप करने हैं। राइट? ओके मिस। हाँ, और ओके। वह आंसर आपको तभी आएंगे जब आपके पास इसके पॉइंट्स होंगे। अगर पॉइंट्स होंगे तो कोई भी सवाल मिस पूछ ले आपसे, ऐसा एक भी सवाल नहीं होगा जिसका आंसर आपको नहीं आएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है? तो इसके पॉइंट्स खास करके बनाते लिखने जाना है। तो गुजरात जो है उसमें कच्छ आकर्षण का केंद्र रहा है और इसका पौराणिक महत्व भी है। यानी पुराणों में, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, पुराण हमारे, उसमें भी उसका महत्व है। और दर्शनीय स्थानों और वैविध्य के कारण इसे म्यूजियम भी कहा जाता है। तो पहला ही पॉइंट हमने देखा था कि कच्छ के वैविध्य के कारण उसे म्यूजियम कहा जाता है। राइट? ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था। फिर उसके बाद मैंने दूसरा पॉइंट लिखवाया था कि कच्छ में हमें रेगिस्तान के दो भाग दिखाई देते हैं। डैश, छोटा रेगिस्तान और बड़ा रेगिस्तान। ये दूसरा पॉइंट हमने लिखा था। राइट? ये दो रेगिस्तान है, पर उसमें रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये एक इस कच्छ के रण की विशेषता है। ये एक उस इसी के कारण यह अनूठा रण है, यानी सबसे अनोखा रण है। देखिए पूरे विश्व में, एशिया में शॉर्ट में कहूँ तो, कि कई जगह रण प्रदेश है, पर यह कच्छ का रण क्यों अनूठा है? क्योंकि ये इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि इसमें रेगिस्तान जैसे कोई लक्षण दिखाई नहीं देते। क्लियर? यस। ओके। तो अब हम कच्छ की सैर की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमने कच्छ के बारे में थोड़ी सी माहिती प्राप्त की। अगर हम कहीं भी घूमने जाते हैं तो थोड़ी बहुत तो उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं ना, किसी से पूछते हैं जो जाके आए हो, या फिर गूगल में सर्च करके देखते हैं कि क्या क्या है वहाँ देखने लायक। तो थोड़ी बहुत माहिती जो उसके बारे में है वो हम इकट्ठी कर ही लेते हैं। तो फिर हमने कच्छ की यात्रा शुरू की थी, और यात्रा शुरू करते वक्त पहले हम उत्तर दिशा में गए थे। तो पहले तो मैंने आपको उससे पहले भी एक पॉइंट लिखवाया था कि सामखियाली डैश कच्छ का प्रवेश द्वार। अभी भी किसी ने ना लिखे हो तो लिखना शुरू कर दीजिएगा आज से। ये मत सोचिएगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने नहीं लिखे तो आज मैं आधे से क्यों लिखूं। उस लेक्चर में मैंने 3 पॉइंट्स ही लिखाए थे, 3 या 4, जो मैंने अभी आपको बता दिए। तो आप वो 3 4 तो कलेक्ट कर सकते हैं, पर अभी बाकी के साथ में शुरू कर दीजिए। ठीक है? तो सामखियाली कच्छ का प्रवेश द्वार, ये पॉइंट भी हमने लिखा था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम उत्तर दिशा की ओर जाएं तो हम रापर से धोलावीरा पहुंचते हैं। अच्छा, धोलावीरा में क्या देखा था हमने? चलिए बताइए, क्या देखा था धोलावीरा में? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, वेरी गुड। मोहनजोदड़ो की क्या खासियत थी? चलिए कौन बताएगा? वो एक प्राचीन स्थल है। एक एक गर्ल्स, एक दो बोलेंगे, 3 बोलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर एक एक बोलो बेटा। हाँ, चलिए कौन बोल रहा है पहले? 44। ओके, बोलो, चलो बेटा। मोहनजोदड़ो जो है ना वो 5,000 साल पुराना गांव है। संस्कृति पुरानी। है हमारी। हाँ, ओके। और कोई कुछ कहना चाहता है?
चलिए, और दूसरे भी बोले थे, वो क्या कहना चाहते हैं? बोलो बेटा, एक ही गर्ल्स को पता है क्या? वो वो जो संस्कृति है उसमें जैसे पक्की सड़कें थी, और जो पहले गांव में खुली गटरें होती थी उसकी बजाय अभी जैसी गटरें आती है वैसी थी। वेरी गुड, वेरी गुड। इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो जो है वो क्यों प्रसिद्ध था, इतना 5,000 वर्ष पुराना नगर है। तो 5,000 वर्ष पहले तो वैसे भी इसके अलावा और भी नगर थे ना, तो मोहनजोदड़ो ही क्यों इतना प्रसिद्ध है? क्योंकि प्राचीन होते हुए भी उसमें आधुनिकता के हमें दर्शन होते हैं, इसीलिए, है ना। तो ये पॉइंट्स भी हमने लिखा था, मोहनजोदड़ो, फिर डैश करके मैंने लिखवाया था कि हमारी प्राचीन संस्कृति, 5,000 वर्ष पुरानी संस्कृति, और प्राचीनता में आधुनिकता के दर्शन, है ना। ये बात हमने इसमें देखी थी, राइट। यहाँ तक हमने देखा था, याद रहा यहाँ तक आपको? यस हाँ मैं। ओके, चलिए। तो आज जो हम हैं इससे आगे बढ़ते हैं। तो सामखियाली से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें भचाऊ नजर आता है। अब भचाऊ जो है वो क्या है? वो एक बड़ा गांव है, जैसे एक नगर। अरे, ये तो कंफ्यूजन हो गया, गांव है तो नगर कैसे? बड़ा गांव है जैसे एक नगर। तो अच्छा, आप लोगों को मुझे ये बताइए पहले कि आपको गांव और नगर में डिफरेंस पता है क्या होता है? गांव नगर में? गाँव में नहीं मिस, शायद खेती बाड़ी की जमीन शायद गांव में ज्यादा होती है। ऐसा तो हाँ, फिर उसके बाद कुछ आपने आपको मैं याद करवाऊं कि आप लोगों ने जब आप छोटे थे ना, 5th या 6th में, तब आपने इसे आपकी एसएस में पढ़ा है, गांव और नगर के बीच क्या अंतर है वो आपने पढ़ा है। चलिए बताइए। गांव छोटा होता है। हाँ, वेरी गुड, थोड़े बहुत तो आपको याद है। चलिए, और चलिए, और नगर किसी को? उससे बड़ा होता है थोड़ा। हाँ, और किसी को कुछ याद आया इनकी बात पर से? जिनके बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है वो माइक को फिर म्यूट कर दीजिए आंसर देके। ओके, चलिए, ये एक पॉइंट इन्होंने बताया। अभी मैं आपको बताती हूँ, आपको फिर से याद करवाना पड़ेगा कि गांव और नगर में अंतर कैसे ढूंढा जाता है। तो गांव जो है ना, उसकी जनसंख्या जो है वो नगर से कम होती है। हाँ, कुछ जनसंख्या तय की होती है, उस जनसंख्या के अंदर के जो जनसंख्या मिले तो वह गांव की बात में आता है। और क्षेत्रफल यानी विस्तार, विस्तार की दृष्टि से भी गांव जो है वो नगर से छोटा होता है। या क्षेत्रफल विस्तार समझते हो ना आप क्या? हाँ। हाँ। हाँ तो समझते फिर हैं। ओके, तो उस दृष्टि से भी गांव जो है वो नगर से छोटा है। तो ये दो बातें गांव और नगर के बीच में अंतर दिखाती है। तो अब ये बचाव जो है ना, वो तो है गांव ही, पर ऐसा लगता है जैसे बड़ा नगर। तो वो कैसे होगा पता है? यानी बचाव जो है ना, उसमें जनसंख्या तो उतनी है जितनी गांव में होनी चाहिए, है ना। गांव की जनसंख्या मैंने कहा ना कम होती है, तो जनसंख्या कम है, तो उस दृष्टि से ये गांव की श्रेणी में आता है। पर विस्तार की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह बहुत बड़ा है। इसीलिए इसे ऐसा कहा गया कि यह ऐसा गांव है जैसे बड़ा नगर, है ना। अब समझ में आया? यस मिस। तो अब आपका पॉइंट होगा बचाओ, फिर डैश करके लिखिए, बड़ा गांव जैसे नगर। ओके, ओके, चलिए, अब वहां से हम आगे गांधी धाम जाएंगे। अब गांधी धाम में औद्योगिक कारखानों के शहर है ये,
और यहाँ पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा जो है वो स्थायी हुई है। स्थायी हुई यानी रह गई है, यहाँ रह रही है ना। अब देखिए, जब बंटवारा हुआ ना तो दो देश बने ना, तो सबको छूट मिली थी कि जो जहाँ रहना चाहे वो वहाँ रह सकता है। आपने एसएस में ये सब पढ़ा होगा। तो पाकिस्तान में जो सिंधी प्रजा थी ना, उन्होंने भारत आने का फैसला किया और भारत आने के समय वे कच्छ के गांधी धाम में ही रुक गए। इसलिए वह ऐसा कहा जाता है कि गांधी धाम जो है वहाँ पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा जो है वो स्थायी हुई है। और फिर उसके अलावा वहाँ औद्योगिक कारखाने भी बहुत सारे हैं। देखिए, ऐसे कारखाने होते हैं ना, तो औद्योगिक कारखाने भी बहुत सारे हैं, जिसके कारण गांधी धाम का विकास हुआ है। स्वाभाविक है, अब कारखाने हैं तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा ना, तो वहाँ का विकास होगा ही। फैक्ट्रीज वगैरह है तो उसके कारण वहाँ का विकास हुआ है। अब देखिए, गांधीनगर और गांधीधाम ये दोनों अलग है। हाँ, गांधीनगर कौन सा, यहाँ अहमदाबाद के पास है ना, वह गांधीनगर। और गांधीधाम कच्छ में है। तो दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। अगर आपने कभी गांधीनगर लिखा ना इस लेसन में तो आपका आंसर गलत होगा, क्योंकि गांधीनगर कच्छ में नहीं है, कच्छ में गांधीधाम है। ओके, तो ये याद रखिएगा। तो गांधीधाम जो है वह औद्योगिक कारखानों के कारण विकसित हुआ है। औद्योगिक कारखानों के कारण विकसित हुआ है और यहाँ पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा स्थायी हुई है। तो ये गांधीधाम के बारे में दो बातें हुई। तो अब आप पॉइंट्स लिखेंगे ना, उसमें लिखेंगे गांधीधाम, फिर डैश करके लिखेंगे औद्योगिक कारखानों का शहर, अल्पविराम, पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा स्थायी हुई है। मिस फिर से रिपीट करो ना। गांधीधाम डैश औद्योगिक कारखानों का शहर, अल्पविराम, पाकिस्तान से आई हुई सिंधी प्रजा स्थायी हुई है। ओके, अब उसके बाद गांधीधाम के आसपास आदिपुर और गोपालपुरी नामक भी गांव हैं और वो उन गांवों में भी कारखाने हैं, फैक्ट्रीज है। तो इसके कारण गांधीधाम, आदिपुर और गोपालपुरी जो है वह उद्योग धंधों के कारण विकसित हुए हैं। स्वाभाविक है, जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह ज्यादा होगी, कारखाने होंगे, तो लोगों को काम ज्यादा मिलेगा, तो वहाँ के लोगों का विकास होगा। कारखाने फैक्ट्रीज है तो वहाँ ये सब चीजें बनाने का काम भी आता होगा, उसके जो भी फैक्ट्रीज होगी उस अनुसार। तो इसके कारण उनका विकास तो होना ही है। समझे? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आदिपुर जो है ना, हमने देखा ना, आदिपुर गांधीधाम और गोपालपुरी उद्योगों के कारण विकसित है। उसी प्रकार आदिपुर में गांधी स्मृति भी है। जैसे यहाँ है ना हमारे भावनगर में गांधी स्मृति आपने देखी होगी। यस जहाँ मिस। गांधी हाँ, जहाँ गांधी जी के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, उनकी कुछ चीजों का प्रदर्शन होता है ना। खादी के बारे में बातें होती है, खादी की चीजें, कपड़े वगैरह सब मिल जाता है, तो उसे गांधी स्मृति कहते हैं। तो ऐसे ही गांधी स्मृति आदिपुर में भी है। ओके, अब हम चलते हैं कंडला। ओके, तो वहां से हम कंडला पहुंचे। अब आपका पॉइंट होगा कंडला। लिखिए, पहले लिख लीजिए कंडला। कंडला नया पॉइंट है। कंडला डैश डैश बंदरगाह के कारण वहां की प्रजा का विकास। चलिए, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि कंडला यानी क्या है? ये कंडला मिस फिर से पॉइंट बोलिए ना प्लीज। थोड़ा स्पीड से लिखो बेटा, इतना धीरे लिखोगे तो लेसन कभी खत्म ही नहीं होगा।
कर्नेला मैंने बोल दिया था, अभी मैं आगे कुछ नहीं लिखवा रही, तो आप लोग शांति से फिर लिख सकते हैं। कर्नेला का विकास प्रजा के लिए महत्वपूर्ण। चलिए अब बताइए, बंदरगाह यानी क्या होता है? गर्ल्स आप है ना? जी। हाँ। हाँ, तो बताते जी। जाइए बेटा। पता है आपको बंदरगाह क्या होता है? नहीं। मैं कहूँ, हाँ बोलो ना बेटा, मैं तो कह रही हूँ, बोलो। बंदरगाह मतलब जैसे अलग में होता है जहाँ जाते हैं इस तरह। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। आपने अलंग देखा है? आप सबने देखा ही होगा। देखा है। जी। भावनगर, जी। अलंग भावनगर में है वो अलंग, है ना? तो अलंग आपने देखा है ना? तो अलंग पर क्या होता है काम? चलिए मैं वहाँ बताता हूँ। जहाँ जाते हैं ना वो तोड़ने को होते हैं। वहाँ जहाँ जाते जाते रहे। जहाज तोड़ने के लिए लाए जाते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है और भी? बनाए जाते हैं। हाँ, बनाए जाते हैं, वेरी गुड। उसको उसका समार काम का काम किया जाता है। फिर जो जहाज तोड़ते हैं उनमें से क्या होता है? भंगार बेचने का। हाँ, उन जहाजों को तोड़ते हैं, फिर उसके पार्ट्स जो होते हैं, फिर जहाज के अंदर शिप होती है, तो शिप के अंदर जो चीजें होती है उसे निकाल लिया जाता है, उसके पार्ट्स निकाल लिए जाते हैं, सब अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उसे बेचा जाता है ना? तो फिर जहाज का रिपेयरिंग का काम होता है, नए जहाज बनाए जाते हैं, ये सब जो कामकाज होता है उसे बंदरगाह कहते हैं, राइट? और यहाँ खास करके ये जो दरिया समुद्र होगा वहीं पर ये सारी चीजें संभव हैं, है ना? तो भी आता भी आएंगे ना जहाज वहां पर। तो ये सब काम होता है। तो जो अलंग में ये सब आपने बताया ना कि ये सब काम होता है, वही सारा काम ये कंडला में होता है। कंडला बंदरगाह है, समझे आप? अब बंदरगाह का मतलब, अब तक आपको अलंग के बारे में सब कुछ पता था, पर अलंग जो है वह एक बंदरगाह है। क्या है? बंदरगाह, बंदर। समझे? हाँ, और कंडला भी बंदरगाह है, पर हमारा जो अलंग है ना उससे बहुत बड़ा बंदरगाह है ये कंडला। अब ये कंडला और अलंग जो है ना उसका एशिया में कोई स्थान है। अब कौन से स्थान पे है ये आपको होमवर्क में ढूंढ के लाना है। ये आज आपका होमवर्क है कि आप ढूंढोगे। क्या? कंडला और ये जो अलंग है ना इसका एशिया में यानी विश्व में कुछ स्थान है, तो वो क्या कौन से स्थान पर है, ये सब आपको उसके बारे में और भी जानकारी होगी, ये आपको ढूंढ के लानी है। मैं जो आपका गुरुवार का लेसन होगा ना उसमें हमारा गुरुवार का हमारा जो लेक्चर उसमें मैं आपको पूछूंगी, ठीक है? आज का दिन और कल का दिन है आपके पास ढूंढने के लिए, ढूंढ लोगे ना? हाँ मिस। हाँ, क्योंकि इसमें इतने सारे काम होते हैं, तो उसका कुछ विश्व में एशिया खंड में महत्व है। क्या महत्व है, कौन से नंबर पे आते हैं, और भी बंदरगाह होंगे ना एशिया खंड में, तो उसमें अलंका या कंडला कौन से नंबर पे है उसका स्थान, ये सब बातें आपको ढूंढ के लानी है। चलिए अब आगे बढ़े ना। हाँ जी। ओके, तो कंडला के बारे में आपने लिख लिया, ओके, और हमने जान भी लिया। तो अब कंडला से हम आगे बढ़ते हैं, तो हम पहुंचेंगे भद्रेश्वर। अब कंडला से दक्षिण की ओर जाएंगे तो हम भद्रेश्वर पहुंचेंगे, जो एक जैन यात्रा धाम है। ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ દેરાસર। જૈનોના જે મંદિર હોય ને એને ગુજરાતીમાં શું કહીએ? દેરાસર। અને હિન્દીમાં કહેવાય જીનાલય। क्या कहते हैं? चीनालय। हाँ, ओके। तो भद्रेश्वर आपका पॉइंट्स ये होगा, भद्रेश्वर डैश संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय। भद्रेश्वर, पहले से बोला ना। पहले से तो बोल रही हूँ, अब इससे आगे कितना पहले से बोलूं? भद्रेश्वर
संगमरमर से बना 2500 वर्ष पुराना जिनालय। लिखा? जी। यस मिस। तो 2500 वर्ष पुराना जिनालय है। अब 2001 में यहाँ पर भूकंप आया था, तो पूरे गुजरात में था वैसे, पर सबसे ज्यादा जो असर हुआ था वो कच्छ को हुआ था। हाँ, तो कच्छ के कई सारे स्थान, बहुत सारे लोगों के मकान सब गिर गए थे, बहुत नुकसान हुआ था कच्छ में 2001 में जो ये भूकंप आया ना तब। तो उसमें ये भद्रेश्वर का जो मंदिर है ना वो भी खंडित हुआ था। अब देखिए ये जो धर्म स्थान होते हैं ना, ये टूटते हैं ना, तो उसे हम टूट गए ऐसा नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? खंडित हुए ऐसा बोलते हैं। हाँ, उसके लिए ऐसा शब्द होता है, खंडित हुए। फिर उसका पुनः निर्माण किया गया, यानी उसे फिर से बनाया गया, और उसे आधुनिकता का स्पर्श मिला। पहले से भी ज्यादा सुंदर बनाया गया और उसे आधुनिकता का स्पर्श मिला। अब संगमरमर ये शब्द एक आया बीच में, वो क्या होता है पता है उसका अर्थ? नहीं। सॉरी बेटा, सुनाई नहीं दिया? नहीं पता है। ओके, ऐसा बोला, ठीक, मैंने सोचा कुछ आपने बताया आंसर। ओके, संगमरमर यानी आपने वो आरस के पत्थर देखे? नहीं। अरे वाइट कलर के आरस के पत्थर होते नहीं हैं मिस। ज्यादातर मंदिरों मस्जिदों में, हाँ। टाइल्स में, या वो पिलर बनाए जाते हैं ना उसमें वो लगाए हाँ जाते भी। हैं आपने। हाँ वही है ना, मस्जिद में भी होते हैं, मंदिरों में भी होते हैं, जो भी धार्मिक स्थल है ना वहां पे उनसे काम होता है, तो उसे आरस के पत्थर बोलते हैं। व्हाइट कलर के, ग्रीन कलर के, अलग अलग कलर में होते हैं ये। हम्म? आपने वो देखे है ना कितने, प्लीज बेटा म्यूट रखो ना। वो ना इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप उसे ध्यान से चलना पड़ता है, अगर ध्यान से ना चलो ना तो आप उसमें स्लिप हो जाओ, है ना। इतने सॉफ्ट होते हैं संगमरमर के, इसलिए उसे संगमरमर के ऐसा बोला जाता है। तो उस आरस के पत्थरों से बना हुआ यह मंदिर है भद्रेश्वर, जो 2500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना मंदिर है? 2500, 2500, देखिए इतना पुराना मंदिर है ये। और ये थोड़ा बहुत खंडित हुआ था, पूरी तरह नहीं पर थोड़ा बहुत खंडित हुआ था यह, और इसे ये भूकंप में 2001 के, पर इसे फिर से निर्माण किया गया इसका, और उसे पहले से भी ज्यादा सुंदर बनाया गया, और साथ ही साथ इसे आधुनिकता का स्पर्श भी मिला। तो ये पॉइंट लिख लिया ना अब आपने? हाँ। ओके, चलिए अब आगे कि इससे आगे हम बढ़े तो हम मुंद्रा शहर पहुंचते हैं। कौन से शहर? मुंद्रा। दिखाई दे रहा है ना मुंद्रा लिखा हुआ आपको, या नीचे दिखा? यस हाँ, मिस। हाँ, तो मुंद्रा शहर हम पहुंचते हैं, और मुंद्रा जो है वो भी उद्योग के कारण खुला, उसका विकास हुआ है। उस ये देखिए आपको चित्र में भी दिखाई देगा, मैंने ज्यादातर कोशिश की है कि कच्छ के ये जो स्थान है उसकी फोटोज जो हैं वो आपको दिखा पाऊँ, है ना। तो देखिए ये ऐसा है मुंद्रा, तो ये भी बंदरगाह है, इसके आसपास भी समुद्र है, यहाँ सब समुद्र है, और यह उसका बंदरगाह है। बंदरगाह में तो ये सब होता ही है ना। तो किनारे पे बंदरगाह है, और हाँ ये कंडला से बड़ा नहीं है, पर यहाँ भी बंदरगाह का काम होता है। अब देखिए कितना बड़ा बंदरगाह है कंडला, तो सारा काम एक जगह पर नहीं हो पाता। तो समुद्र किनारा है, तो किनारे किनारे पहुंचते हम मुंद्रा पहुंचते हैं, तो मुंद्रा में भी छोटा सा बंदरगाह तो है ही, वहां भी धो कंडला का काम जो है वो आता रहता है, और उसके कारण मुंद्रा का उद्योगों के कारण यहाँ फैक्ट्रीज भी हैं, इसके कारण मुंद्रा का विकास भी हुआ है। इसके अलावा यहाँ कुछ प्राचीन इमारतें भी हैं, और इसके समुद्र तट पर यात्रा करते हुए हम
आगे बढ़े तो हम मांडवी भी पहुंच सकते हैं, पर अभी हम पहले मुंद्रा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो लिखिए आपका पॉइंट, मुंद्रा। मुंद्रा, अब उसमें लिखिए उद्योगों के कारण विकास, उद्योगों के कारण विकास, अल्प विराम, समुद्र के किनारे बंदरगाह, समुद्र के किनारे बंदरगाह, अल्प विराम, प्राचीन इमारतें। प्राचीन इमारतें, अब प्राचीन इमारतें क्या होती है पता है? जो पूरी पूरी हाँ, पुरानी पुरानी जो घर या पुराने बड़े बड़े घर होते थे, वैसे घर हो तो उसे प्राचीन इमारतें कहते हैं। कोई धर्म स्थान हो तो ये सब प्राचीन इमारतों में आता है। ओके, तो हमें मुंद्रा में समुद्र किनारा भी मिलेगा देखने के लिए, फिर बंदरगाह भी मिलेगा देखने के लिए, और उद्योग भी है, यहाँ वहां भी कारखाने हैं। तो इन तीनों चीजों के कारण मुंद्रा का विकास हुआ है। उसे मुंद्रा पोर्ट भी कहते हैं, देखो लिखा है यहाँ मुंद्रा पोर्ट। तो उसके कारण यहाँ का विकास हुआ है, और साथ ही यहाँ देखने लायक कोई चीज हो मुंद्रा में तो वो प्राचीन इमारतें भी हैं। क्लियर, समझ में आया? हाँ मिस। ओके, तो अब हम वहां से आगे बढ़ेंगे तो हम मांडवी पहुंचेंगे। उसी रास्ते हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ है भी कि समुद्र के किनारे, मुंद्रा के समुद्र के किनारे तटीय यात्रा करते हुए हम मांडवी पहुंच सकते हैं। मांडवी भी सुंदर बंदरगाह है। हाँ, और यहाँ प्राचीन नगर है। यह जो है ना वो बहुत प्राचीन नगर है। मांडवी बहुत पुराना नगर है। और यहाँ क्या देखने लायक है? तो राजा के महल, पवन चक्किया और समुद्र तट, ये तीनों चीजें यहाँ देखने लायक है। देखो आपको दिखाई दे रही है ना ये पवन चक्किया। यस मिस। और ये मुंद्रा और मांडवी तक का समुद्र तट है। ये देखिए मांडवी का समुद्र तट है। यहाँ हम ऊंट पर सवारियां भी कर सकते हैं, राइट? तो घूम सकते हैं। तो अब लिखिए आपका पॉइंट्स, मांडवी, मांडवी डैश, फिर लिखिए सुंदर बंदरगाह, प्राचीन नगर, प्राचीन नगर, फिर लिखिए राजा का महल, यहाँ एक राजा का महल है वो भी देखने लायक है। फिर पवन चक्किया, बहुत सारी पवन चक्किया हैं यहाँ, पवन चक्किया तथा समुद्र तट। बस देखिए पॉइंट्स हमेशा छोटे होते हैं, फिर आपको उसको वाक्य में बदलने की तकनीक आनी चाहिए। अब ये पॉइंट्स लिखे ना, तो अब मैं आपको पूछू ना तो आप बता सकते हो। मैं पूछू मांडवी में क्या है तो आप कहोगे हाँ मिस, मांडवी में सुंदर बंदरगाह है, या बड़ा प्राचीन नगर है, यहाँ राजा का महल, पवन चक्किया और समुद्र तट जो है वो देखने लायक है, और उद्योगों के कारण भी इसका विकास हुआ है। ये सारी बात आप मुझे बता पाओगे, आपने सिर्फ ये पॉइंट लिखे होंगे ना। तो अब देखिए मैं मांडवी का LQ भी पूछूं तो भी आपको आ जाए ना। देखा अभी मैंने पूरा आंसर दिया, यस वो मिस। LQ हो गया ना। इसीलिए मैं फोर्स कर रही हूँ बेटा कि आप लोग पॉइंट्स लिखे। ठीक है, चलिए, तो आज हमने बहुत कुछ देख लिया, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। क्या क्या देखा हमने? हमने कहाँ से शुरुआत की थी? बचाओ।